नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा था और विधान परिषद और विधानसभा के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की डली हुई है, आप इस वीडियो को देखने के बाद भी उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बार और बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा करी। यानी कि पहले जो थी योजना आयोग जो था उसके ही स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी गई। कब? 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। मतलब इसकी घोषणा करी गई 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा था। तब 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है किसका फुल फॉर्म है? नीति का, NITI, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसको कहा गया और अस्तित्व में आई कौन? नीति आयोग अस्तित्व में आई कब? 1 जनवरी 2015 को। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या पॉइंट लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यानी कि सोचना, विचार विमर्श करना और विचार प्रस्तुत करने का सरकार के सामने ये काम करता है कौन? नीति आयोग, ठीक है। और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्था के रूप में भूमिका निभाता है कौन? नीति आयोग। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा। कौन देगा? यह नीति आयोग जो होगा। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष अलग से नियुक्त किया जाता है। जो हमारा पहला नीति आयोग था उसका ये डिटेल लिया हुआ है नीति आयोग की संरचना के बारे में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग क्या था? योजना आयोग 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पहले जो योजना आयोग था उसी के स्थान पर ही नीति आयोग की स्थापना करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को घोषणा करके। तो जो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया, किसे? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। समझ में आ गया? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे योजना आयोग के। अब हम लोग नीति आयोग की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये राजीव कुमार पहले थे, अभी जो है ये चेंज हो चुके हैं। मतलब ये लूसेंट पुरानी है, तो मतलब पहले का अपडेटेड नहीं है इसके। अभी जो है वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। सुमन बेरी, आपको नाम ध्यान रखना है। नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ठीक है। इनको आपको नाम ध्यान रखना है। और इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। तो इनका नाम ध्यान रखना है। अरविंद पनगड़िया जो थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये अरविंद कुमार जी अभी बदल चुके हैं। पूर्णकालीन सदस्य, ये सब आपको कुछ भी याद रखने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें से 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री होगा वही जो होगा नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसी कारण से नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है? तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है अलग से। तो ये हैं सुमन बेरी जी अभी वर्तमान में। और नीति आयोग के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो इतनी ही पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है?
योजना के निर्माण में, किसी भी योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई भी योजना, नियम, कानून जो भी बन रहा है उसके निर्माण में राज्यों का भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। तो उन नियम कानून जो भी बनता है संघ की सरकार या केंद्र सरकार के का तो राज्यों पे भी लागू होता है। इस कारण से राज्यों की भी भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। क्यों हुआ? राज्यों की भागीदारी को योजना निर्माण में मतलब प्रस्तुत करने के लिए। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद ना ही संवैधानिक निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी जो है गठन की स्थापना कब करी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब करी गई थी? 1952 में, सरकार के एक प्रस्ताव पेश करने के बाद। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है और योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। ठीक है। भारतीय संघ के सभी राज्यों में मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। ये मैं इसका पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, और ये जो अपने छोटे छोटे राज्य सरकारें हैं, इनके बीच में सेतु का निर्माण, यानी कि इनके बीच में वार्तालाप करने का, विचार विमर्श करने का, ये सब को स्थापना करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हैं मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। किसके? भारतीय संघ के सभी राज्य जो हैं इसके सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। ठीक है ना, जितने भी मुख्यमंत्री होंगे। तो इस कारण से सभी लोग बैठ के एक साथ बात कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की इसी कारण से स्थापना करी गई है, राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। सुपर कैबिनेट किसे बोला जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को ही सुपर कैबिनेट बोला जाता है। किसने बोला था? के संथानम ने। ठीक है, आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, वित्त आयोग। तो यहाँ पे हमको नीति आयोग के बारे में इतना पता होना चाहिए, जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टार लगा के बताए हैं। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो फैक्ट्स हैं और वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वित्त आयोग के बारे में। देखो, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग की वित्तीय प्रशासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस सब में इतना सब पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया कि मतलब क्या ध्यान रखना है? ध्यान सिर्फ इसमें आपको इतना रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो यह जो वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और बजट को कौन प्रस्तुत करवाता है? तो राष्ट्रपति ही बजट भी प्रस्तुत करवाता है। किसके हाथों प्रस्तुत करवाते हैं? वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत करवाते हैं राष्ट्रपति। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इनको अच्छे से दिमाग में बैठा के याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं। ठीक है, इस बार देखिए फिर से बोल दे रहा हूँ, राष्ट्रपति जी जो होते हैं वित्त आयोग का गठन करते हैं और राष्ट्रपति जी ही वित्त जो ये बजट होता है प्रस्तुत करवाते हैं वित्त मंत्री के हाथों। वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन प्रस्तुत करवाता कौन है? राष्ट्रपति जी करवाते हैं। तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति ही प्रस्तुत कर रहे हैं बजट को भी, इस तरह से समझना है। ठीक है, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। और जो राज्य का वित्त आयोग का गठन होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत किया जाता है। राज्य का वित्त आयोग अलग होता है, केंद्र सरकार का वित्त आयोग अलग होता है। जिस प्रकार से राज्य का बजट अलग होता है, केंद्र सरकार का बजट अलग होता है, उसी तरह से इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब तक गठित वित्त आयोग, कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है उनके बारे में यहाँ लिखा गया। पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी जी, जो कि 1952 से 1957 तक रहा है वित्त आयोग, जो पहला वाला वित्त आयोग था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य, क्या क्या वित्त आयोग के कार्य होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। देखिए, वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जा सकता है। यानी कि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो टैक्स हैं कि कितनी केंद्र सरकार लेगी और कितनी राज्य सरकार वसूल करेगी और किस तरह से उनका बंटवारा किया जाएगा, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। वित्त आयोग भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आपको सुनना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट सुनो, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। नेक्स्ट पॉइंट ये नोट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। ये सब कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यहाँ पे इतने जितने पॉइंट मैंने बताए हैं 3-4 पॉइंट, इसको आपको बात ध्यान रखना है कि पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था 1951 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी जी थे, और 1952 से 1957 तक ये अवधि रही थी पहला वित्त आयोग की, ठीक है। बस यहाँ से इतना पॉइंट ध्यान रखना है और ये वाला पॉइंट मैंने आपको जो बताया इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन यहाँ से ये जनरेट होता है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब करी गई थी, तो 1919 में। आपको इसको ध्यान रखना है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब करी गई थी, 1926 में, और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत करी गई थी, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई। तो क्वेश्चन अगर जनरेट होगा तो 1919 नहीं लगाना है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, 1926 में। किसके तहत हुई थी, तो 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी 1926 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। किसने सिफारिश की थी, विधि आयोग ने सिफारिश करी थी 1924 में, और 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लोक सेवा आयोग से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 10। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्ष के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसको पद से हटा दिया जाता है, यानी कि इस्तीफा देना पड़ता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार यानी कि यूपीएससी जो होती है उसके लिए उसका मतलब सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जैसे एमपीपीएससी, बीपीएससी, इसके थ्रू जो बनते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल जी करते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और जो यूपीएससी के थ्रू क्वालिफाई होकर जो उनका कार्यकाल होता है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष और जो सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होता है, दोनों का अलग मीनिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी जो कार्यकाल होता है, जो मतलब कैबिनेट के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों की बात हो रही है। वो लोग जो है 6 वर्ष उनकी कार्यकाल होता है, या फिर उनसे 65 वर्ष, यानी 65 वर्ष की आयु अगर ऊपर हैं तो उनको वहाँ से आगे कार्य नहीं कर सकते हैं। समझ में आया क्या, यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम आयु इतनी होती है कार्य करने की। राज्य की भी बात कर ली हमने, आगे पढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र तक होता है। ये जैसे 6 और 65 है, उसी प्रकार से 6 से लेकर 62 वर्ष की आयु से अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में जो पहले पूरा हो जाता है, जैसे कि अगर 6 वर्ष कंप्लीट हो गया तो फिर वहाँ से राज्य लोक सेवा आयोग से हट जाएंगे, या फिर अगर मान लीजिए 62 वर्ष की आयु पूरी हो गई तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, ये पॉइंट है। उसी के तहत अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हताओं को होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा कौन सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल जी नियुक्ति करते हैं। समझ में आया, ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम लोग बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। ये तीनों आयोग जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नीति आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है।
संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। समझ में आया? और यह एक संवैधानिक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। कौन? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब करी गई थी? 25 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को। समझ में आया? और किस भाग में है यह संविधान? निर्वाचन आयोग का संबंध किस भाग से है? संविधान के 15वें भाग से है। और अनुच्छेद कौन से है? 324 से 329 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले भी होता है उसके अनुसार होता है। ठीक है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके अनुसार होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, पहले कितने होते थे? तो सिर्फ एक सदस्य होते थे, लेकिन 1993 के बाद से 3 सदस्य की टीम होती है। इनकी 3 सदस्यों का आयोग होता है। कौन? ये चुनाव आयोग, हमारा निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं अपन। समझ में आया? निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, यानी कि कौन सा राजनीतिक दल है उसको, मतलब स्टेट का राज्य लेवल पे है कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर तक है, इन सब की मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग ही मान्यता देता है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करेगा? राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग प्रदान करेगा। चुनाव करवाएगा कौन? निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी तैयार करवाता है। आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान में किया है, संविधान ने किया है। निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ से ये पॉइंट जनरेट होता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ही समान है। ठीक है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थी। अब ईवीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको अपन बोलते हैं, जिससे आप अगर आपने वोट दिया होगा कभी तो आपको पता होगा, इसमें जो मशीन होती है इस तरह से, यहाँ पे बटन होते हैं छोटे छोटे, तो इसको अपन दबाते हैं। ये वाली जो मशीन होती है इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोला जाता है। इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो केरल के पारूर विधानसभा में के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग 1982 में किया गया था। तो क्वेश्चन यहीं से जनरेट होता है कि ईवीएम मशीन का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो केरल के पारूर विधानसभा में किया गया था 50 बूथों पर। ठीक है, और कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, 1982 में किया गया था। नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 एवं दिल्ली के 6 विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग किया गया। ईवीएम का प्रयोग 1999 में पूरा चुनाव करवाने वाला प्रथम राज्य गोवा था। यानी कि सबसे पहली बार पूरे राज्य ने, कौन से राज्य ने सबसे पहले ईवीएम का पूरा चुनाव करवाया था? तो ये गोवा राज्य था। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव करवाया गया। संपूर्ण आम चुनाव ईवीएम के थ्रू कब हुआ? 2004 में। 2009 में आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की मदद ली जा रही है। वीवीपीएटी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है
इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने VVPAT मशीन को 2013 में बनाया था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे है, क्या लिखा है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यानी कि टोटल 4 राज्यों में जितने वोटिंग होते हैं विधानसभा या आम सभा चुनाव में, तो उनमें कम से कम 6% वोट मिलने आवश्यक होते हैं 4 राज्यों में, तब उसको क्या दर्जा दिया जा सकता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अभी जैसे कि वर्तमान में ये क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है हाल ही में। और इसी तरह से इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्य के विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जितनी होती हैं अथवा लोकसभा में 2% सीटें हों या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। तो ये जो हैं रिक्वायरमेंट हैं, अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेना है तो ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल करने होंगे। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल कितने हैं, तो ये 8 थे। वर्तमान में इसमें चेंजेस कुछ हो चुके हैं। तो वर्तमान में जो अभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये टोटल 6 हैं, ठीक है ना। इसमें से कौन कौन से हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसका कमल का फूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखिए ये टोटल हो रहे हैं 1 2 3 4 और 5। और छठवीं कौन सी है, अभी नई जुड़ी है हमारी, कौन सी, आम जनता पार्टी यानी कि आप, जिसके मतलब अरविंद केजरीवाल जो जिस पार्टी से संबंधित हैं, आम आदमी पार्टी से। तो वो टोटल अभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, ये टोटल 6, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रमुख भारतीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह। ये जो है उनके कुछ चुनाव चिन्ह हैं, इनको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मतदाता का फोटोयुक्त पहचान पत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है इसके बारे में। निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 यानी कि 1993 के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटोयुक्त पहचान पत्र का उपयोग किया और पंजीकृत मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने का अधिकार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। नवंबर की पहली तारीख को पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो ये जो काउंट होता है कि 18 साल पूरा हो गया है, तो ये होता है नवंबर से, समझ में आया क्या, नवंबर मंथ से काउंट किया जाता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। तो ये पॉइंट आप में को इसमें से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए कि मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है हमारे भारत में, 18 वर्ष है, ठीक है। बस इतना ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, परिसीमन आयोग के बारे में, कुछ परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, देखते हैं क्या लिखा है। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं, देखो इनको आपको बस रीड आउट करना है, इसको आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, इस चीज़ की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। देखो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश की लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है कि कब तक के लिए ये नियम बना है, 2026 तक के लिए, यानी 2026 तक जितनी भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं ये सब फिक्स हो चुकी हैं। उसके बाद इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, यानी कि सीटों की संख्या बढ़ानी है घटानी है, जनरली बढ़ाई ही जाती हैं, तो बढ़ानी है तो बढ़ेगी, उससे पहले नहीं बढ़ाई जा सकती। इसी को
मतलब ध्यान में रखते हुए अभी जो नया हमारा विधानसभा भवन बना है, सॉरी लोकसभा भवन बना है हमारा इंडिया का पार्लियामेंट, तो उसमें ज़्यादा सीटें मतलब रखी गई हैं इसी के हिसाब से कि मतलब आगे जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके बाद जो है ज़्यादा सीटें भी रखी जाएंगी अपने पार्लियामेंट के अंतर्गत। ठीक है, ये देखो संसद में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। वह इस आयोग की सिफारिश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी सन 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तथा नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर यह किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परिसीमन के बारे में। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इनको आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या कैसी कैसी है। अनुसूचित जाति के लिए 79 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 थी, लेकिन बाद में नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो चुकी है। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, यह है 412। ठीक है, तो ये जो लोकसभा की सीटों की संख्या है ये 412 प्लस 47 प्लस 84, इनको मिला के इस तरह से टोटल 543 सीटें वर्तमान में हैं। ठीक है ना, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, तो 552 मैक्सिमम हो सकती हैं लोकसभा के सीटों की संख्या। तो इन्हीं के अंतर्गत परिसीमन आयोग के अंतर्गत ये नई जो है परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाया गया था। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 ईस्वी के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका है, जैसे असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड, इनका जो है परिसीमन नहीं किया गया था 2002 में। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षण सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन भी पूरा नहीं हो सका। तो मतलब कुछ परिसीमन का मतलब यह है कि सीटों की कहाँ की मतलब कौन कौन सी राज्य की सीटों लोकसभा में कितनी रहेंगी, इन सीटों को मतलब विस्तारित किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये सब जो बातें होती हैं तो परिसीमन आयोग के अंतर्गत ये करी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है स्थगित किया गया है कब तक के लिए, सन 2026 तक के लिए, उसके बाद से परिसीमन किया जा सकता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे टॉप पे कौन होता है और सबसे नीचे कौन होता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, भारत का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद कौन होता है, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, फिर उप प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं मुख्यमंत्री। इस तरह से मतलब टोटल इस तरह से लिखा हुआ है। इसको आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत का सबसे प्रथम व्यक्ति किसको बोला जाता है, तो राष्ट्रपति को बोला जाता है। तो राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा टॉप पे रहते हैं इंडियन की राज्य व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था में। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। एकमात्र ऐसा पुरस्कार जिसको वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है वो कौन सा है, भारत रत्न। यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे तो देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 7वां स्थान क्या है, भारत रत्न सम्मान के धारक व्यक्तियों को 7वें स्थान पर रखा गया है भारत राज्य व्यवस्था में, तो 7वें स्थान पर होते हैं ये। और राजदूत जो होते हैं, भारत के राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, ये 8वें नंबर पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे 9वें नंबर पर आते हैं। 9 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और 10वें नंबर पर कौन है, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री। तो ये जो वरीयता क्रम है इसको आपको बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पॉइंट आपको याद रखना है, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है, जो कि 7वें स्थान पर आता है, 7 के अंतर्गत। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई है, सब कुछ टॉपिक समझ में आ रहा होगा, याद करने में इससे आपको हेल्प हो रही होगी कहीं ना कहीं। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे जो लूसेंट पढ़ रहे हैं और पढ़ने में उनको समस्या हो रही है याद करने में, तो उनको शेयर करिए। ठीक है, और इस तरह से बढ़िया से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।